खबर है में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज ज़ाहिर है हम बात करेंगे बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला IPPs की जो रिपोर्ट आई है उसको पब्लिक करने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा बोल्ड फैसला किया है और साथ साथ उन्होंने 3 वज़रा को डिफेंड भी किया है। मेरे ख्याल में ये तो उन पर छोड़ देना चाहिए जिन इदारों का ये काम है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और इसके एक माहिर होंगे हमारे साथ वाइट कॉलर क्राइम के और लॉ एक्सपर्ट होंगे जिनसे हम पूछेंगे अब क्या रेमेडी हो सकती है हमारे पास। इस पर हम बात करेंगे क्या लॉकडाउन में नरमी कोरोना वायरस फैलने का सबब बन रही है या नहीं बन रही, इस पर बात होगी। और क्या पेट्रोल 50 रुपये फी लीटर किया जा सकता है जब इतना डर्ट चीप हो चुका है आलमी मंडी में, तो क्या इसको आवाम को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। साथ साथ लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ी इब्तला का शिकार है हम भी और दुनिया भी, और साथ ये करप्शन के भी वारदातें हैं और ये रिपोर्ट्स आ रही है, पार्लिमान कहाँ है, क्या कर रही है, उसका क्या फंक्शन है, क्या वहाँ पर सिर्फ पावर स्ट्रगल और एक दूसरे के कौन बनेगा वज़ीर आज़म की लड़ाई लगी रहेगी, ये क्या मामला है। हमारे साथ डॉक्टर करामुल हक साहब मौजूद है, भट्टी साहब। और डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल कादी साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल ही आपसे जो है बुनियादी सवाल करने लगा हूँ। रिपोर्ट आपके सामने है, आप इंटरनेशनल जो है लॉ है उसको भी जानते हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स में भी आपकी बहुत महारत है। रेमेडी क्या है अगर कोई मुआहिदा मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर अवाम के मफाद के खिलाफ कोई करती है हुकूमत, तो उस मुल्क में हम क्या कर सकते हैं और क्या इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? जी डॉक्टर साहब। जी पहली बात तो ये है काजी साहब के चूँकि इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और इस वायरस की वबा के अंदर हर एक एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होती है फोर्स मजोर, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो आप उस पूरे एग्रीमेंट को ही जो है वो शेल्फ कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं। और आप चूँकि यहाँ कोलिजन हुआ है, करप्शन है, चाहे वो बाहमी थी, कैपेसिटी चार्जेस आपने देखा जो 206-7 बिलियन के होते थे आज 990 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं। और मैं इसकी आप तफसीलात तो आपने रिपोर्ट में भी देखी होंगी, मगर मेरे हिसाब से रिपोर्ट अभी भी सॉफ्ट है, इससे भी बड़ा क्राइम हुआ है। अब आपने रेमेडी पूछी, मेरे ख्याल से तो फौरी तौर पर रिसीवरशिप बैठानी चाहिए, इनके जितने भी असासे हैं उनको जो है वो नेशनलाइज करना चाहिए। और इस करप्शन की बाद में जो इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, जिस तरह से मुल्क और कौम को लूटा गया है, उसके लिए फिर स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाकर जो भी लोग इसमें ज़िम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और बिल्कुल इन हालात में हमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज पहले भी आपने डॉक्टर साहब एक सवाल और कर दूं, फिर मेरे बाकी साथी आपसे सवाल करेंगे। ये डॉक्टर फारूक सलीम कहते हैं 6000 अरब का डाका है और आप कह रहे हैं बड़ी सॉफ्ट रिपोर्ट आई है, इससे भी कहीं ज्यादा है। एक बात, और दूसरी बात ये कि आप नेशनलाइजेशन की बात करें और साथ आप क्या इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है? जी बिल्कुल, अगर आप अमेरिकन लॉ भी देखें और इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान का लॉ भी, तो करप्ट प्रैक्टिसेस जहाँ पे स्टेट फंक्शनरीज भी इन्वॉल्व हों और उनके साथ जो है वो ऐसे लोग भी हों जो इलेक्टेड हों और ख़ुद कैबिनेट में बैठते भी हों और उनके IPPs के अंदर बहुत बड़े इंटरेस्ट भी हों। और आते ही आपको याद होगा जब ये पिछली हुकूमत ने बग़ैर ऑडिट के उनको पेमेंट्स करती थी और वो मामला भी बाद में दबा दिया गया था, और वो किन लोगों को बहुत मुश्किल में थे पाकिस्तान, मगर आते ही आपने देखा होगा बिलियंस की जो उनके नाम पर के आउटस्टैंडिंग है, उस वक्त ना फोरेंसिक ऑडिट के पेमेंट। भट्टी साहब, अच्छा डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ के कानून की वायलेशन की गई है, 2-3 जगह जालसाजी की गई है। एक तो ये धमकियां दे रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे अगर कानून की वायलेशन की है, धोखाधड़ी की गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इनमें से एक साहब बैठे रहे थे शहजाद कासम, जिन्होंने 94 में 2 पावर हाउस लिए थे, बाद में बेच दिए थे। तो क्या इन लोगों के नाम जो इस वक्त रज़ाक दाऊद साहब हैं या नदीम बाबर साहब हैं या जो भी इसमें जिम्मेदार है, आप क्या समझते हैं इनके नाम ECL में नहीं डाल देने चाहिए जब तक इंक्वायरी नहीं होती? अगर पैसे ये ले गए और 22 करोड़ हर महीने इनके लूटे हुए माल में से अपने बिल में से दे रहे हैं। जी सही फरमाया आरम भट्टी साहब आपने कि दरअसल
पहले भी जो रियासत की एक रिट होती है वो कमज़ोर इसीलिए हुई कि जो बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियंस थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, और फिर ज़ाहिर है कि उसके साथ बहुत आसान था, मन मर्ज़ी के आप जो है वो अफसर लगा लें और जो चाहें करते रहें। और इस कौम के साथ जिस तरह की ज़्यादती हुई है शायद ही दुनिया में इसकी मिसाल मिलती हो। मगर यहाँ देखिए जो पब्लिक ओन्ड IPPs भी हैं उनमें भी आज आपने देखा होगा कि एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में ख़बर छपी है कि इंडिया में और यहाँ पे जो प्लांट लगाया गया है उसमें जो फ़र्क है वो कई 100 गुना है। यानी इंडिया ने वही प्लांट उसी कंपनी से बहुत कम प्राइस के ऊपर उससे बहुत बेहतर क्वालिटी का लिया। अब चूंकि आप डॉक्टर साहब ये कौन से दौर में लिया गया था? जी ये जो पिछली हुकूमत के ज़माने में आपको याद होगा कि ये जो पावर प्लांट था, मैं अब इसलिए नाम नहीं यहाँ ले रहा कि बड़ी सेंसिटिव आपके ऐसे फ्रेंडली मुल्क भी होते हैं, मगर फिर आप करते क्या हैं कि जाहिर है कि जब आप उनसे बड़ी कमीशंस के मुतालबे करते हैं तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम साथ वाले मुल्क को जितनी भी गालियाँ दी मगर उन्होंने इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, अगर आप छोटे छोटे अफ्रीकी मुल्क भी देखें तो आप अगर कभी इकोनॉमिस्ट उठाएं तो उसके आखिरी पेजेस के ऊपर इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग के लिए आउटसोर्स कंपनियों की मदद ली जाती है, ताकि अगर रिवांडा के अंदर जो है वो डायमंड की एक्सप्लोरेशन होनी है तो कौन सी बेस्ट। मैं एक सवाल करूंगा अगर आप मुनासिब समझे, एक हुकूमत या कुछ लोग आके सौदेबाजी करते हैं, अपनी कमीशन तय करते हैं किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, और 22 करोड़ अवाम अपनी जेब से हर महीने उसका बिल देता है, तो क्या इसको 22 करोड़ अवाम की जेबों में डाका कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, इन बातों में तो कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है कि जो जिस अंदाज में लूट मार की गई है वो बिल्कुल ही उसकी मिसाल आपको दुनिया के, शायद मैं कह रहा हूँ कि उन ममालिक में भी ना मिले जिन्हें हम समझते हैं कि वो बहुत हमसे कमज़ोर हैं। मिसाल के तौर पर आप नाइजीरिया, रवांडा, मैंने अफ्रीकन मुल्कों की मिसालें दी, वहाँ भी बड़े करप्ट लोग थे, पैसा बाहर ले गए, फिर स्विस बैंकों से उनके यहाँ रिकवरीज भी हुई, हमने वो भी नहीं की। फिर अब बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो आप देख रहे हैं कि काबीना में बैठे होते हैं और उनके अपने प्राइवेट वही अदारे हैं जिनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ताहिर मलिक बोल रहा हूँ, आपने जो बात कही इस पर कोई शक नहीं है, तकरीबन एक कंसेंसस है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। सो उस हवाले से मैं इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में जो करप्शन का माफिया सबसे बड़ा एक्सपोज किया है। आगे क्या होता है बात की बात है। मैं आपसे जो सादा सवाल करना चाह रहा हूँ, इस आम आदमी के लिए क्या खबर है? आज अगर हमारे यहाँ 20 रुपए का यूनिट है, अगर ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तो मुझे बिजली कितने की फिर मिलेगी? मेरी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? मेरी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? एक आम आदमी को अगर ये IPPs की बदमाशी, डाके साफ़ हो जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ बिजली की यूनिट में ज़रा आसान अल्फाज में हमें बता दें। जी मैं अर्ज़ करूँ ताहिर साहब के पूरी दुनिया के अंदर जो भी कॉस्ट होती है चीज़ों पैदा करने की, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा जो ख़र्चा होता है वो एनर्जी का होता है। और अगर हम जो रेट के ऊपर एनर्जी उनको दे रहे थे और वो बार बार शोर मचा रहे थे कि हम दुनिया के अंदर कंपेटिटिव नहीं रहे, तो उस वक़्त मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने पूरे अदाद शुमार पेश किए कि देखिए बांग्लादेश में देखिए, इंडिया में देखिए, जिनके साथ हम टेक्सटाइल चूँकि हमारा सबसे बड़ा शोबा था जो 67% एक्सपोर्ट अर्न करके देता था, उसका भी माशाल्लाह हमने डिवर्सीफाई भी नहीं किया, हमेशा उन्हीं के ऊपर रहे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ फिर आप हर ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए कि जो है वो हमारी एनर्जी कॉस्ट है। फिर आप बिजली देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती, जहाँ इवन बहुत आप नमक की एक मिसाल ले लें, वो तो हर कमोडिटी ऐसी है जहाँ यूज़ करते हैं। आपके यहाँ वो बोरियों में नमक जो तो खुला मिलता था वो तो है नहीं, सारा पैक्ड है। अब वो कंपनियों के अंदर भी जो मशीनरी इस्तेमाल होती है जो उसको प्रोसेस करती है वो सारी की सारी आप देखिए उसको एनर्जी बेस्ड है। शुगर ले लीजिए। सो आम सिंपल बिजली कितनी सस्ती हो सकती है? मैं ये को अच्छी खबर सुनाना चाह रहा हूँ लोगों से, 50%, 40%, 80%, 10% जो रियल प्राइस। या डॉक्टर साहब ये मैं पूछ लूँ, अगर इनके सवाल को मैं री इन्फोर्स कर दूं, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए क्या हर एक यूनिट का?
या क्योंकि इनपुट में भी ये वारदात करते रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट अलग थी? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, जो है हर तरह की जो मैनिपुलेशन हो सकती थी वो की गई है, और उसके लिए तो सही है कि एक क्रिमिनल केस बनाने के लिए हमारे पास पहले किसी ऐसी कंपनी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट हो, ताकि कल को अगर ये मामला ले जाएं फिर दोबारा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कि इनको आदत है, और वहाँ वो हमें मग्ड करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, जैसा आपने रिकॉर्डिंग में देखा था कि बगैर इन्वेस्टमेंट किए 6 बिलियन का उन्होंने आपसे डैमेजेस ले लिए। तो इसलिए इससे हमें बहुत पक्के हाथ डालने चाहिए कि यहाँ पहले मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि उन ट्रिब्यूनल्स को बीट करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने मुल्क में फोरेंसिक ऑडिट करके एक क्रिमिनल जो है वो ट्रायल करें और सजाएं दें, ताकि जब बाद में ये मामला इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे जाए तो आप वर्ल्ड बैंक और उनके जो तफैली अदारे हैं उनको भी आईना दिखा सकें कि जिन कंपनियों की आप हमायत करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के नारे लगाते हैं, हमें लंबे लंबे भाषण देते हैं कि आपके निजाम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है जो आवाम समझना चाह रही है, आप फरमा रहे हैं जब तक यहाँ फोरेंसिक ऑडिट ना होगा उस वक्त तक ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं तो बच जाते हैं। दूसरा ये फरमाया, जैसे अभी आप थोड़ी देर फरमा रहे थे कि भारत में हमसे बहुत मिनिमम प्राइस पर उधर प्राण लगाए गए, तो जिन हुक्मरानों ने माजी में कमीशन बेस पर 20-50 गुना ज्यादा लगाया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक या इस केस में? ये जो 234% ज्यादा कीमत पे लगा है यहाँ पे डॉक्टर साहब। जी काजी साहब सही फरमाया। वो जिस प्लांट का हम जिक्र कर रहे हैं बगैर नाम लिए, उसकी सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए, उसमें जो हमारा दोस्त मुल्क का एक कंपनी इन्वॉल्व है, मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है कि आप कंपेयर कर सकते हैं, और हमारे आज एक जर्नलिस्ट ने उसका जो है वो एक्सपोजर भी किया है, तो इसी से आपको अंदाजा हो गया कि ये वारदात जो थी ये तो बिल्कुल रिसेंट टाइम में भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और हमें रास्ता दिखाया। थैंक यू वेरी मच फारूकी साहब। जो 2-3 बातें में सामने आई हैं वो मैं आपसे सवाल कर दूं। पहली बात उन्होंने की है कि यहाँ फोरेंसिक ऑडिट करवा के ट्रायल करवाया जाए, इनको सजाएं दी जाए, इनको अंदर किया जाए, ताकि अगर इंटरनेशनल कोर्ट जो है, जो रिकोटेक वाला मामला ना हो कि वो $6 अरब का हमारे ऊपर उन्होंने वारदात कर दी थी, हालांकि उसमें हम हक बजानब थे, मगर सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। और दूसरा सवाल ये कि 5-6 हज़ार का मामला नहीं है, उससे भी ज्यादा मामला नहीं। ये देखें खरबों रुपए का, इसकी अभी अमाउंट एग्जैक्ट लगाना बज़ाहिर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे केस मैं समझता हूँ, एक तो ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अच्छा काम है कि इन्होंने इन माफिया को एक्सपोज किया, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये इंटरनेशनल कोर्ट जाके स्टे ना ले ले। इसमें 4-5 लोग थे, रज़ाक दाऊद साहब जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए, नदीम बाबर साहब, खुसरो मुख्तियार साहब, इन तीनों ने तो चले गए काबीना के इजलास से, लेकिन जो असल बंदा है जिसने 94 में 2 पावर प्लांट लाए, शहजाद कासम, वो बीच में बैठे रहे और डिफेंड करते रहे इन लोगों को कि इनका क्या कसूर है। वो काबीना के इजलास से एक बात जो इन्होंने भी की, और मालिक साहब आपको भी इन करते हैं, एक बात उन्होंने की कि मेरा प्लांट है तो मैं ही उस मिनिस्ट्री में बैठा हूं और मैं ही वो पॉलिसी बता रहा हूं जिसका डायरेक्ट फायदा मेरे जाती और निजी कारोबार कौन है। यही काम चल रहा था ना। मैं आप दोनों से एक कमेंट चाह रहा हूँ। मुझे जो थोड़ी सी हल्की सी बदबू सी आई है, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि 70 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिशियन का ये सबसे बड़ा डिसीजन है, हैट्स ऑफ टू इमरान खान। मगर ये क्या ज़रूरत थी आज बताने की कि मेरे जो वज़ीर जिनके नाम आ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं? भाई लेट दी म्यूज़िक, लेट देम फेस द म्यूज़िक। वो इदारों के पास जाएँ, वो साफ़ हो गए हैं। पहली बात जो भट्टी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप इस फैसले के पहले सबसे पहले नहीं, इसके सपोर्ट करते रहे, उन्होंने जो काम करना था वो तो कर दिया। काई साहब बड़ी अहम मैं बड़ी अहम बात करने लगा, मैं एक फिक्रा बोलने लगा। 1985 से पाकिस्तान में जनरल ज़िया ने हमें एक लेगेसी दी, इलेक्टेबल्स। मुझे लगा कि अगर ये फैसले पे सही फैसला अमल दरामद हो गया, पाकिस्तान में इलेक्टेबल सियासत खत्म होगी। आज आप क्या कहते हैं? देखिए मलक साहब, ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए। क्या उन्हें करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए कि डाकू चोर और लुटेरों का चाहिए? मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई अहम इक़दाम है, लेकिन ये इन्हें आज फौरी तौर पे उन्हें बेगुनाह नहीं करार देना चाहिए। उन्होंने तो कमीशन की भी खबरें आ रही हैं, बना रहे हैं। नहीं देखें, वो कोई ज़रूरत नहीं कमीशन की। गुजारिश है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए मेरी नज़र में। वो जो साहब ने कहा है
तो गुजारिश है कि वज़ीरे इन लोगों को अगर इस दफ़ा आपने छोड़ दिया, इमरान खान साहब की जो 22 साल जिस वज़ीर आज़म इमरान खान जदद की थी, आज इन 2 फैसलों से वो नज़र आए हैं। लेकिन बेहतर होता कि शहजाद कासम जो इसका अरबपति है वो इस बैठा रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए इन दोनों को कबीना से सबको अलग करे, एक इंडिपेंडेंट कमीशन फराजिक करे, उसके मुताबिक जो इनोसेंट हो उन्हें बिल्कुल बाइज्जत तरीके से लाया जाए, बाकियों को सजाएं दिलाई जाए। लेकिन मादी काजी साहब, मादी हमारा बता रहा है हम बड़े बड़े लोगों के खिलाफ इंक्वायरियों का हुक्म देते हैं, GIT बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हम इस दफा इमरान खान साहब से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन लुटेरों से जिन्होंने भी लूटा है ये पैसा वापस लेंगे। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिस काम का यहाँ कमीशन बनाया गया है उस काम पे मट्टी जरूर पड़ी है। कमीशन ने जो फैसला किया है, दोनों पार्टियां ढोल बजा के नाचती हुई बाहर आ गई कि मैं भी जीत गया, मैं भी जीत गया। ये कमीशन वाला अच्छा। नहीं, एक मिनट, कमीशन उस वक्त बनाया जाता है जब किसी मसले को दबाना हो। प्लीज हमें कमीशन नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी जो बात है वो ये है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करें। एक बात बड़ी साहब मैं जरूर कहूँगा, देखिए आज मैं इमरान खान का वोटर हूं, ना कभी वोट दूंगा इस नजरिए के साथ, मगर बात सुने, 2 रिपोर्टें निकाली इमरान खान ने, किसी जज से उसको हुक्म देते हुए टेलीफोन कॉल पे पकड़े नहीं गए कि यह फैसला करना है तो वो करना है। उनका जो उन्होंने आखिरकार तंग आके और बजंग आमद उन्होंने अपने ही लोगों को, जिनकी वजह से उनकी हुकूमत टिकी हुई है, सामने मेरा सवाल देखे, इमरान खान साहब के दोनों रिपोर्टों को शाया करना ये वर्ल्ड कप 92 वाली कामयाबी है। मैं इसको इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बताया ना, प्रेशर 100% था। कल रात उनको डराया गया कि आपकी हुकूमत के काबीना में मेन इन्वेस्टर ये IPP के मुल्जमान हैं, उनके को नाम हो गया ना। अपोजिशन में भी रज़ाक दाऊद, ये नदीम बाबर, उमर, यार छोड़ देना किसने कहा, और अपोजिशन के लोगों ने भी इस पे दोनों इकट्ठे हो गए। अच्छा। IP में आपका एक साबिक प्राइम मिनिस्टर भी एक पावर हाउस का पार्टनर है। मगर खबरें तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, खान साहब को डराया गया, धमकाया गया। 100% के जनाब ये करने से आपका बजट तक भी चलना मुश्किल हो जाएगा। पहले आप अगर ठीक चल रहे बड़ी साहब को किया, लेकिन मैं काजी साहब कह रहा हूं कि एक स्टेप और ले लें। इन जिनके नाम है ना, इन्हें 10-15 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आए और इनके नाम ECL में रहे। एक दफा तो पाकिस्तान के खजाने में पैसा वापस आने की रवायत तो पड़े, और ये पैसा आम आदमी की तलीम, सेहत के। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे ये सवाल करने में आप दोनों से बारी बारी जवाब दीजिएगा, क्या मैं हक बजालूम हूँ? इससे हमें पता चल जाता है हमारे अस्पताल में दवाई क्यों नहीं है, हमारे बच्चे इलाज काबिल इलाज बीमारियों से क्यों मर जाते हैं, स्कूल हमारे नहीं है। सारा माल तो ये साहब, आप बादशाह आदमी, अभी वो डॉक्टर साहब कह रहे थे एक चीज 1 करोड़ पे की है, हमने हमारी हुकूमत उसको 1 अरब में खरीद रही है, तो नुकसान अवाम का ही हुआ ना। वो पैसे अवाम पे लगने थे। वो बिजली का यूनिट अगर ये डाके बार बार ना पड़ते 94, 2002, 2007, तो हो सकता है इस वक्त बिजली का यूनिट 8-10 रुपए 12 रुपए होता। अच्छा नहीं, एक बात उन्होंने और कही है भट्टी साहब, एक बात उन्होंने और कही है कि ये तो डायरेक्ट डाका है, मगर जो हमारी इंडस्ट्री तबाह हुई है, एक्सपोर्ट तबाह हुई है, कि मेरी प्रोजेक्ट बांग्लादेश जो है वो 5 रुपए में बना रहा है, इस डाके की वजह से वही प्रोडक्ट यहाँ पे 15 रुपए की बन रही है, कौन खरीदेगा? मैं देखिए, जब बिजली की कीमत बहुत ज्यादा होगी, मुझे एक दूसरे मुल्क में बिजली का यूनिट 5 रुपए है और यहाँ 25 रुपए है, तो आप कैसे बेच सकेंगे? आप मार्केट का कंपटीशन नहीं कर सकेंगे, आप फेल हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं उठेगी। आपके सवाल का जवाब 180 में हम 164, 164 नंबर पे हैं अपना तलीम और सेहत पे पैसे लगाने वाले मुमालिक में। सुआए शर्म के मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये IPPs का डाका नहीं था, ये आपके बच्चे का दूध छीना गया है, इनके बच्चे की स्कूल की किताबें छीनी गई हैं, ये आपकी ख्वाहिशें, सब चीज़ों का कत्लेआम हुआ है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा डाका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अगर हमने इसको कंट्रोल, इसको अगर इमरान ने इसको जाने दिया, नहीं ये टेस्ट, ये इमरान खान साहब की काम, ये सारा टेस्ट है, कदम होगा कि 22 साल उन्होंने करप्शन के खिलाफ जदद की। अगर कंप्रोमाइज होता है तो ये पाकिस्तान की कंप्रोमाइज का तो सवाल नहीं, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो खुल के सामने, आज जो हमारे वोज हैं, ये जो हालिया तारीख में हमारी बर्बादी हुई, जिसकी बुनियाद अर्ली 90s में इन मुआहिदों के जरिए रखी गई, और अब तक डॉक्टर इकराम उल हक का कहना था कि बड़ी नर्म रिपोर्ट आई है जिसमें 5,000 रुपए की 5,000 अरब के डाके की बात हो रही है। मोर देन दैट,
वो कहते हैं ये डाका इससे भी बहुत बड़ा था। और अब आपको समझ आ जाएगा हमारी सड़कें क्यों टूटी हुई हैं और ये क्यों खूबसूरत जजीरे हैं गेटेड कम्युनिटीज़ के, और ये बाहर सारा माल जा रहा है और बाहर प्रॉपर्टियाँ खरीदी जा रही हैं। वापस आते हैं और हम देखेंगे कि क्या इस डाकों का अब हमारे कोरोना पे क्या असर पड़ रहा है और कोरोना कहाँ पे है, और फिर इसके साथ बात करेंगे कि पेट्रोल क्या कीमतें नीचे करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे बड़ी साहब ने कहा इमरान खान साहब के लिए। वापस आते हैं, बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी बट्टी साहब। हम इससे पहले कि अगले मौजूआत की तरफ जाएं, तो अब आप क्या देख रहे हैं? ये बयान भी पीएम साहब का अभी भी आया है। देखिए, मैंने पहले कहा है, कल रात मुझे पता चल गया था कि पीएम साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि ये रिपोर्ट शाया ना की जाए। ये कल परसों हमारे दोस्त अरशद शरीफ ने 2-3 प्रोग्राम किए। आज रिपोर्ट ज़ाहिर आ गई और जैसे डॉक्टर इकराम साहब कह रहे हैं कि बहुत नरम है। इससे बड़ा ख्याल है वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड का वाला कप जीता था, लेकिन ये उन्हें स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि मेरे दोनों तीनों मिनिस्टर क्लियर हैं, ईमानदार हैं, ये क्लियर होंगे। वो प्राइम मिनिस्टर है, फिर इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक कमीशन करने वाले क्या इंक्वायरी करेंगे कि जब एक पीएम पहले ही उन्हें एनओसी दे रहे। इतना अच्छा ज़बरदस्त काम किया आपने कि जो लोग आपसे तवक्को रखते थे कि इमरान खान जब आएगा पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होगा, तो ऐसे मौके पे मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट फोरेंसिक कमीशन इमीडिएटली होना चाहिए और इसका साथ एक उनसे एक और दरखास्त टाइम नहीं देनी चाहिए। एक दरखास्त। और दूसरा, इस शख्स को क्यों बैठा रखा जिसका नाम ये है कि शहजाद कासम, जो खुद अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वजीर आजम को अब बोल्ड स्टेप लेने होंगे आगे निकल के। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट और भी बनवा लें, वो स्टील मिल पे बनवा लें, क्योंकि स्टील मिल में कहा जा रहा है कि एक बल्कि इश्तिहार भी छपा था, वो भी रज़ाक दाऊद साहब का उसमें नाम था उसकी बर्बादी में, और 80 अरब। और वो ये भी कह रहे हैं जो एक इंडिपेंडेंट यहाँ का भी ठहरे ना। अब आप इसमें देखें, पावर सेक्टर में भी रज़ाक दाऊद साहब मोहतरम का नाम आ रहा है, स्टील मिल में भी आ रहा है। तो दूसरी तरफ नहायत काबिल एहतराम, इतना अच्छा काम करके पीएम साहब कह रहे हैं मेरे तीनों मिनिस्टर क्लियर हैं, आप जाएं डिफेंस करें, आप क्लियर होंगे। ये मुनासिब ये नहीं कहना चाहिए, क्लियर करें। और हमें कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन का जो है मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमेशा कमीशन के नाम पे लुटे हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था कि वजीर आजम ने जितनी दलेरी बहादुरी से कल इसको कहा कि नहीं मैं किसी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, हो सकता है आज ईसीएल में नाम डाल जाए, तो लिहाजा वजीर आजम साहब आप इनसे डरे ना। आपने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। ये 3 बंदे रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर, खुसरो मुख्तियार, इन्हें छेड़ना कोई मामूली बात नहीं है, ये आपका क्रेडिट है। अच्छा, मैं बात को खत्म करता हूं क्योंकि हमने अगले मौजूद पे जाना है। इनोसेंट करार ना दे, इंक्वायरी ना, वो उनका काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। एक बात और मलिक साहब, एक बात और ये है कि ये एक तो कमीशन ना बनाएं, ये उनको करने दें जो जिन इदारों का ये काम है उनको करने दें। और उसके साथ साथ एक और भी खबर थी आज, अल्लाह ताला हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्हें महफूज रखे, वो फैसल एहदी साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, तो मुमकिन आप तक तो क्लियर कर चुके होंगे। नहीं, क्लियर का इशू है। देखें, एक वर्ल्ड वाइडली भट्टी साहब एक एसओपी है, ये को मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, दूसरी दुनिया के 200 ममालिक हैं, उसमें यह कि 14 दिन आपको फिर अकेले रहना पड़ेगा। और इसका कोई मतलब, मैं एसओपी की बात कर रहा हूं। आप अगर टेस्ट ही करवा लेते हैं, सुन लेना मेरी बात, तो आप सुन लेना। अगर आज आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, बिसाइड द पॉइंट, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि ये 14 दिन आपको नहीं बताएगा ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव नहीं यार। कनाडा का वजीर आजम 14 दिन बाहर नहीं आया, उसके लिए उस वक्त वो 14 दिन पूरे बाहर नहीं आया। मैं बताऊं, मैं वो पॉजिटिव आने की सूरत में पॉजिटिव नेगेटिव इशू नहीं है। अगर आप तो इमरान खान साहब रोजाना मीटिंग इजलास लेते हैं। मेरी अर्ज सुन लें, कल टेस्ट हुआ गार्डन टाउन में, मैं जाती तौर पर उन लोगों को जानता हूँ क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट हुआ था किसी, अर्ज सुन लेना, कब्रिस्तान में, उनका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव के बाद उन्हें कहा गया जाके आप अपना काम करें, अपना मान लिया, आपकी बात मान लिया। आज 50 बंदों की तो उन्होंने हेड की है कैबिनेट की मीटिंग, कम से कम 200 बंदे से कल से मिल चुके हैं। यार आप प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ा लतीफ़ा है वो तो आप भूल ही गए हैं। इनसे पूछा गया जी एक बंदा 1 करोड़ पे ले गया, इन्होंने कहा ये बंदा कौन है? मेरे सामने एक बंदा बैठा है, आप बताएं, मैं काजी हूं, इनको तो पता ही नहीं था ये फैसल ईदी कौन है। मेरा आपसे सवाल है कि मेरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दिफा ही कोई नहीं है, कौन बंदा उसको मिलने आ रहा है, उसको ब्रीफिंग ही कोई नहीं, उनको पता ही नहीं था कौन मिलने आ रहा है। आपका जो कंसर्न है उनके लिए, दोनों बड़े अजीब कंसर्न, आपकी जो मोहब्बत है उनके लिए, माफी चाहता हूं, ना पता है बंदा कौन है, ना पता है मेडिकली क्या हिस्ट्री है। आप माफी चाहता हूं, इस तरह नहीं होता। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर को मिलता है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, उन्होंने पहचाना नहीं। 10 लोग कैमरों पे आके ये कहा कि उन्होंने नहीं पता था कौन बंदा है। तो मैं तो अब भी कह रहा हूं, एक बंदे कह रहे हैं जी 15 बंदे, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल होता है, एक नाम की क्लियरेंस होती है, उस इलाके में जाता है,
उसके बाद मिलता है। हाँ वो अच्छा आगे बढ़ते हैं तो 20 को तो नहीं जानते होंगे। मुझे तो लगा ना आपने टेस्ट किया मेडिकली उनका टेंपरेचर देखा। हम इस बात पे प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा तो नहीं तलब कर सकते। इस्तीफा नहीं, अगर आप कहते हैं तो इस्तीफा मांग लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब, आप एटमी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आगे बढ़ते हैं। वो ट्रंप ही है नहीं तो ये एटमी वो आके झूठ बोलता है नहीं भाई, लेकिन वो फैसल इन्हीं रास्ते नहीं चल गया। आप किसी से मसला इमरान खान से मिलने का तरीकाकार क्या है? बकायदा टाइम शेड्यूल होता है, उसका डाटा लिया जाता है, उसका एजेंसियों से क्लियर किया जाता है। यार मेरी सुन ले आप एटमी मुल्क के अपने एटमी मुल्क के वजीर आज़म है, आपको पहले ये भी नहीं पता मुझे मिलने कौन है? यार उसका मेडिकल किसने कह दिया? उनको नहीं पता। बादशाह आदमी फैसल है, उधर कोई फैसल ईदी ना टेस्ट हुए नहीं चले गया, उनका नाम लिस्ट में होगा, क्लियर किया होगा 10 लोगों ने, फिर अंदर नहीं छटांगे इमरान खान। माफी दे रहे बड़ी साहब। अब दूसरा जो ये तो इमरान खान साहब ने काम कर दिया, बड़ा अच्छा किया हमने कहा, और ये भी हम कह रहे हैं कि हुजूर आप किसी को क्लियरेंस ना दें जिन्होंने इदारों ने देनी, और कमीशन भी नहीं बनना चाहिए। बड़ी साहब पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया, हमें 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 रिलीफ दें। और ऐसे वक्त में जब लोगों के कारोबार खराब हैं, लोगों के रोजगार नहीं है, लोगों की जो है दिहाड़ीदार मारे जा रहे हैं, तो दुनिया की कम तरीन सतह पर आ गया। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मुझे गर्ज है जब मेरे आम शहरी को 50 रुपये 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, बिजली जो 28 रुपये यूनिट है ये 10-12 रुपये पे आएगी। इसके सम्राट नीचे तक आने चाहिए ना। पूरी दुनिया में अमेरिका में कैसे पेट्रोल बेच रहे हैं? सवाल मैंने आपसे सवाल करना है। क्या आपको ये लगता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल करियर है उसका ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट आ गया है? मैं बता रहा हूं, एक तरफ साथ उनके IMF के मुलाजम बैठे हैं, वो क्या नाम उनका रखा है आजकल, हफीज शेख साहब। हफीज शेख साहब, वो ये सम्राट आने देंगे क्या? अब ये इमरान खान को आगे बढ़ के डिसीजन लेने हैं, बोर्ड डिसीजन, बोर्ड। तो याद रख लें, अगर ये पेट्रोल दुनिया की नीचे सतह पे जा रहा है, इनके साथ आम शहरियों को उसका कोई रिलीफ नहीं, आपने तो मुझे क्या भाई? आपकी इतला के लिए इनके साथ एक साहब बैठते, उनका नाम है असद उमर। असद उमर साहब जब अपोजिशन में तो कैलकुलेशन नहीं देते थे कि 44 रुपीज़ का लीटर बनता है, नवाज शरीफ का गिरेबान पकड़ते थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज 50 रुपये का आप लीटर करें, सिंगल डिजिट में महंगाई आती है। ये है आम आदमी का पाकिस्तान। बिजली सस्ती, खाना सस्ता, सब्जी सस्ती, स्कूल सस्ता, आपकी हर चीज एक और सवाल एक दिन में सही हो जाएगी। क्यों नहीं कर रहे 50 रुपए का लीटर? ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल सवाल कर लूं कि पिछले दौर में जिन्होंने 250% महंगी पे कराया है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, नाराज तो नहीं हो गए? ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और बात करेंगे कि मौजूदा हालात में पार्लियामान कहाँ है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इतने मुश्किल में हम क्या मामला आते हैं, वो किधर सोए पड़े हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम मार्शल लॉ के मारे हुए दुआएं मांग के जमहूरियत बुलाते हैं और बुलाते भी रहेंगे आइंदा भी, मगर आज हम मुश्किल के वक्त में हमारे नुमाइंदे हैं। ये मुझे ये बताएं आप कि ये आके यहाँ पे प्लांट करवाते फिरते हैं जी, वजीर आजम मैं बनने लगा जी, और कोरोना है, खुदा का वास्ते कोई इनपुट दो। इनकी यही मसला है, हुकूमत में कैसे आना? मैं गुजारिश करूँ, कोरोना एक वबा है और यकीनन अल्लाह ताला पाकिस्तान निजात लाए, लेकिन जो करप्शन का कोरोना आपके चंद गंदे लोगों ने लगाया है, उसमें क्रॉस दी बोर्ड जो भी है, जब तक वो कोरोना पाकिस्तान में है आपका आम आदमी खुशहाल नहीं हो सकता। और कोरोना से भी नहीं बचा। करप्शन कोरोना का खात्मा करना होगा, और इस तरह करना होगा कि बिल्कुल शफाफ तरीके से, आईने की तरह। ये नहीं समझ रहे आपके पॉलिटिशियन, हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके ये पॉलिटिशियनों ने अभी जो डॉक्टर साइकिल करके गए थे, उस हुक्मरान को ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो इनको IPP की इजाज़त दे रहा है, ये सारे पैसे आम गरीब 5,000 20,000 25,000 30,000 कमाने वालों ने बिलों की सूरत में। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे, जब ये स्टेट ऑफ अफेयर्स होगी तो फिर क्या नैब को हम मतून करेंगे कि वो क्यों पूछती है एसेट बियॉन्ड मीन्स का? यही एसेट बियॉन्ड मीन्स होते हैं ना, जो आप शहबाज शरीफ साहब पे केस है, यही एसेट बियॉन्ड। कल वो जा रहे हैं तैयारी से, बल्कि सुना है कि रात उन्होंने पाजी से बात भी की है। गिरफ्तारी का खतरा तो नहीं है? देखें, अभी तक जो उन्होंने जवाब दिए हैं उससे नैब मुतमिन नहीं हुआ। आज इस वक्त तक 7:45 बजे तक नैब मुतमिन नहीं हुआ। कल हो सकता है कि वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, लेकिन मलिक साहब इधर NRO नहीं होता, इधर कल गिरफ्तारी हो रही है, खबर दे दें हमें। रात कल मुस्लिम लीग के एक अहम रहनुमा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को रोज़ों तक मौका दिया जाए, बस इससे आगे नहीं।
मौका दिया जाए, रिक्वेस्ट की है, रोजे घर में रखे आराम से, फिर लंदन चले जाए जी। इसकी डेट लंबी करा दी जाए, आगे रोजे आ रहे हैं। नहीं क्या उन्होंने हुक्म दिया है, उन्होंने हुक्म दिया है या उनका कितना क्लाउड यार है? किसी को एक पैगाम गया कि शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट की है, पढ़ने दे फदने दे पैर ही होंदे ने ना, आके टीवी ते बड़का मारनी होंदी ना, बाकी हम अंदर कहंदा ना मुंह खाए थे अख शर्माए। जो बंदा पैसे गलत करता है वो कैसे आंख में नहीं है। भट्टी साहब किस चक्कर में फिर आ गए? ये तो बड़े सियाने लोग हैं, ये तो वैसे नहीं आते लंदन से। देखें, गुजारिश ये है, मैंने गुजारिश की है, माँ अंगेज बाज चीज़ों की पॉलिसी होती है। हर बंदा समझता है इलेक्शन से पहले जरदारी साहब भी कहते थे वफाक में भी हुकूमत होगी, चारों सूबों में भी होगी, इमरान खान साहब भी यही कहते थे, नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे। ज़रूरी तो नहीं इनकी हर कही हुई बात हदीस हो, ये ट्रैप करके लाया जाता है, इस तरह नहीं होता। खबर ये है, लेकिन काफी रिलीफ ले चुके हैं। ये रहे हैं कि बच्चे इनके भागे हुए हैं, उस दामाद पे भी केस है, वो जलजिला फंड खाने का मुबैना तौर पर, और एसेट बियॉन्ड मीन्स है, यही नवाज शरीफ साहब पे केस था। और वहाँ अंदर एक खौफ है कि जनाब ये इसमें ये भी कहीं नायल ना हो जाए, ये कहा जा रहा है। अगर आप नून नीक वाले की राय ये है कि ये बचेंगे नहीं। अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि इस केस और रमज़ान शुगर मिल में बहुत ज़्यादा वजन है। अगर आइन और कानून के मुताबिक चलता है तो नाअहली ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन इस दौरान गिव एंड टेक वाले फिर बीच में पड़े हैं। मैंने इतना अंडरस्टैंडिंग यार, फिर सॉरी माफी चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग मतलब है आपस में सियासी जमातें आपस में गपशप करें। नाअहली से मुराद वो मतलब एक मुजरम की सियासी पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, पार्टी को सदर नहीं बन सकेंगे। आपको कोई अदालत पाकिस्तान की किसी को भी कोई अदालत सजा सुना देती है तो वो मुजरम बन जाता है, फिर वो सदर भी नहीं रहेंगे फिर पार्टी के। रह सकते नहीं भाई। फिर नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया था। नवाज शरीफ साहब सजा की वजह से सजा बाहर का ये नहीं कि वो असेंबली से भी जाएंगे और सियासत से भी जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अगर सजा हो जाए वैसे घर ही जाएंगे फिर किसी और जगह। अच्छा भट्टी साहब थोड़ा सा टाइम है, भट्टी साहब साथ ये चल रहा है, अपने कई कालम चल रहे हैं कि जनाब वो तो वजीर आला मैं आपको लिख के दे दूं, उनकी गुफ्तगू हो रही थी, वजीर आजम उनको बनाने का कभी फैसला नहीं हुआ। ये मैं तो ये ख्वाहिशें हैं, खबर नहीं है। मैं देखें, मैं रिपोर्टर हूं, मैं अपनी खबर देता हूं, मुझे किसी से कोई तल्लक नहीं। मुझे पता है जो इनको साथ एंगेज कर रहा था, जो मिले थे, लेकिन किसी कीमत किसी भी वक्त उन्होंने नहीं कहा आपको हुकूमत में, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाएं, जो इलेक्शन के नतीजे होंगे फिर देखेंगे। चले बड़ी अच्छी खबर, बड़ी अच्छी खबर। कितने पैसे वापस लेने की बात हो रही थी? 10 रुपए, 10-15 रुपए अमाउंट की बात हुई थी। 10-15 रुपए मेरा ले पैसे ये काफी हद तक मान गए थे, फिर इंटरनेशनल मजबूरियां भी होती हैं हुकूमतों को, बहरहाल मान भी गए थे। अच्छा मान गए थे, पूछे बुलाएंगे। छोटा सा क्विक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ आप दोनों से। इस हुकूमत को पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगती? कोई कुछ नहीं होता, या ऑर्डिनेंस होते हैं या कैबिनेट होती है, पार्लियामेंट किधर है? उसको बंद कर दो। अफसोस ये है कि जिसे सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट कहते हैं उसी को ये इग्नोर कर रहे हैं, और ये जिसमें अवाम के लिए कानून साजी 30 सेकंड है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। नवाज शरीफ साहब तो छुट्टी वाले दिन भी ताला खुला के बैठ जाते थे अंदर आके। बहरहाल चलें, आपकी बात ठीक है, पार्लियामेंट में सब कुछ करना चाहिए। नाज़रीन, ये इशूज़ थे हमारे, और इन इशूज़ में हम ये देखते हैं कि IPPs का बहुत बड़ा इशूज़ है। अवाम देख रहे हैं, वो देखेंगे कि चशमपोशी से काम लिया जाएगा, मसलियत से काम लिया जाएगा, या इस मुल्क के लोगों के पैसे बाजियाब करवाए जाएंगे, बिजली का बिल नीचे लाया जाएगा, और पेट्रोल का जो कीमत है वो भी कम की जाएगी। ये है अवाम की ख्वाहिशें। हुक्मरानों की क्या ख्वाहिशें, आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।